हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के सामने एक्जिला के जितने भी कंटेंट हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल एनाटॉमी हैं सबको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो ये आपके लिए यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गंवाए। तो फर्स्ट है एक्सिलरी आर्टरी। सो एक्सिलरी आर्टरी में जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हो सकती हैं, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मीन्स क्या होता है कि ये एक प्रकार का डायलिटेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये एक डायलिटेशन है, डायलिटेशन ऑफ द आर्टेरियल वाल। ये डायलिटेशन ऑफ द आर्टेरियल वाल्स क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वीकनेस ऑफ द आर्टरी वाल्स के कारण हो सकते हैं। वीकनेस, अब ये वीकनेस क्यों आएंगे तो इसके कुछ रीजन हैं, इसके 4-5 रीजन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये इसको आपको फोकस्ड करना होगा। जैसे फर्स्ट है ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स इसको हम लेट्रोजेनिक कॉज भी बोलते हैं। तो ट्रॉमा जैसे कि अगर कोई एथलीट्स है, अगर वो रन कर रहा है और वो अगर फॉल डाउन हो जा रहा है तो उसमें अगर रिब्स के अंदर में अगर कुछ इंजरी आ जाती है तो जस्ट रिब्स के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्सिलरी आर्टरी है वो रिब्स से होते हुए रन करती है, तो वो चांसेस बन सकता है कि वहाँ पर ये कंप्रेशन हो जाए तो एक तरफ ब्लड का फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मलिटी के कारण ये एन्यूरिज्म होने का चांसेस और वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल वाल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिस कारण से एन्यूरिज्म हो सकता है। दूसरा कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कॉमन टर्म है बट ये लेस प्रोबेबल है इसमें। सो हम इसको उतना कंसिडर नहीं करेंगे, बट ये भी कॉज हो सकता है वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल वाल का। थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन। अगर किसी तरह का जैसे माइकोटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो इन्फेक्शन होने का मतलब क्या होगा कि इन्फेक्शन होने का मतलब ये होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस अगर इस आर्टेरियल वाल पर अफेक्ट डालते हैं, अगर अटैक करते हैं तो इसके न्यूट्रिशंस, इसके सेल्स को वो डैमेज करेंगे। इसके कारण से वीकनेस हो जाएगा, आर्टेरियल वाल्स में वीकनेस आ जाएगा। अब ये कॉज बन जाएगा डायलिटेशन ऑफ द आर्टेरियल वाल और कॉज एन्यूरिज्म। नेक्स्ट चलते हैं अपना वेस्कुलर मालफॉर्मेशन। वेस्कुलर मालफॉर्मेशन मीन्स एबनॉर्मल ब्लड फ्लो और संटिंग यहाँ पर हम संटिंग वर्ड समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से संटिंग वर्ड समझेंगे हम लोग। जैसे कि संटिंग मीन्स होता क्या है एक्चुअली में, आर्टरीज और वेन्स इन बिटवीन दिस टू कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अब संटिंग में क्या होता है कि कैपिलरी सिस्टम रिमूव आउट हो जाता है और उस डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है आर्टरी और वेन्स के बीच, तो इसको बोलते हैं संटिंग। अब इसके कारण से जितने भी ब्लड हैं वो डायरेक्टली आर्टरी टू वेन जाएंगे। अब वो कैपिलरी सिस्टम में नहीं जाएंगे, तो कैपिलरी सिस्टम में नहीं जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो होने लगेगा। इस कारण से वीकनेस आ सकता है आर्टेरियल ब्लड फ्लो में और डायलिटेशन हो सकता है और ये कॉज बन सकता है एन्यूरिज्म का। तो हमारा पहला एन्यूरिज्म ऑफ एक्सिलरी आर्टरी खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसी में हम लोग देख सकते हैं एक पल्सेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी देखते हैं। पल्सेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, जैसे हम पल्सेट करके हम पता लगा सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो हो रहा है या नहीं। वो कैसे पता लगाएंगे? अगेंस्ट शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ये जो हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो ह्यूमरस बोन है ये ऐसे इसके जस्ट बगल से मेडियल साइड से ये रन करती है, तो हम इस शाफ्ट में हम पल्सेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ब्लड का फ्लो चल रहा है या नहीं। तीसरा है कंप्रेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। कंप्रेशन क्यों हो सकता है? कंप्रेशन और कर भी सकते हैं, क्यों? ड्यूरिंग इंजरी ऑपरेशन टू स्टॉप ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम एन्यूरिज्म ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल पोर्शन थे हमने कवर किया। अब आते हैं हम एक्सिलरी वेन्स पर। तो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इंजरी टू एक्सिलरी वेन्स। ये इंजरी एक्सिलरी वेन्स में हो सकती है, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सिलरी आर्टरी रन कर रही है, ठीक इसी तरह जस्ट सिमिलर टू द एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी वेन्स ऑल्सो रन्स। सो फ्रॉम हियर इंजरी टू एक्सिला ऑफन इन्वॉल्व्स एक्सिलरी वेन्स। अगर एक्सिला में अगर किसी तरह का इंजरी हो रहा है
जैसे रिब्स में या फिर क्लेविकल्स के कारण अगर किसी तरह का इंजरी हो रहा है तो ये कॉज बन सकता है इंजरी टू द एक्सिलरी वेन्स बिकॉज ऑफ थिन वॉल, लार्ज साइज। और भी बहुत सारे रीजन है जैसे इम्बोलिज्म, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप पैथोलॉजी में आप बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे इम्बोलिज्म्स के बारे में। इम्बोलिज्म्स एक्चुअली होता क्या है कि वो एक एयर बबल्स होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करने लगता है, इसके कारण से वो ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। अब इसके कारण से कॉज होता है एक्सिलरी वेन्स में इंजरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, अब हम लोग देखेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिम्फेडेनोपैथी, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, अगर किसी तरह का मैलिग्नेंसी होता है, मैलिग्नेंसी मीन्स अगर कोई कैंसरियस सेल्स आकर के एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगे बॉडी के अंदर, तो वो मैलिग्नेंसी कॉज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड वन इज इन्फेक्शन। अगर ट्यूबरक्लोसिस होता है तो ये मेनली चेस्ट इन्फेक्शन है, तो चेस्ट के आजू बाजू जैसे प्लूरल इफ्यूजन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, एब्सेसेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि लिम्फेडेनोपैथी आ जाए। थर्ड है ऑटो इम्यून डिजीज। ये कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज हैं जैसे जिनमें ये कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण से, इन तीनों प्रॉब्लम्स के कारण से क्या होता है कि इंक्रीज साइज ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब ये इंक्रीज साइज ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होगा तो ये इसी को बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी। अब एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी अगर जैसे जैसे इसका लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ेगा तो उसमें कुछ पस कलेक्टेड होने लगते हैं, कुछ फ्लूइड्स कैविटी बन जाता है जिसमें फ्लूइड्स कलेक्टेड होने लगते हैं, जिसको हम ऊजिंग पस बोलते हैं। ऊजिंग पस काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऊजिंग पस। देखिए, जैसे देख सकते हैं ऊजिंग पस में फॉर्म एब्सेसेस। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया जा रहा है ये एक्सिला है। तो यहाँ पर हम जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, ये लिम्फेडेनोपैथी है और ये ऊजिंग पस है। ये जो एयर की तरह ड्रॉपलेट्स हैं, ये ऊजिंग पस है जिसमें ये कैविटी है। दिस इज ए कैविटी इन विच सम पसेस इज कलेक्टेड, फ्लूइड्स इज कलेक्टेड। ओके, सो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम अगर ये लिम्फेडेनोपैथी हो जा रहा है, अगर इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स हो जा रहे हैं, तो हम इसको आसानी से फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। जैसे पल्पेशन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये पल्पेबल होता है, हम नॉर्मली हम टच करके हम पता लगा सकते हैं इन द रीजन ऑफ एक्सिला। सो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर द कार्सिनोमा, और ये इंडिकेशन होता है अगर ये इंडिकेशन होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ओके, सो ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सेंट्रल ग्रुप ऑफ नोड्स इनलार्जमेंट कंप्रेसेस दिस नर्व्स एंड कॉजेस पेन। जैसे सेंट्रल ग्रुप्स ऑफ नोड्स, जैसे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, कुछ अपर पोर्शन पे होते हैं, कुछ सेंट्रल में होते हैं, कुछ लोअर में होते हैं। तो जो सेंट्रल पोर्शन वाले होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होते हैं कि ये कंप्रेसेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो ये नर्व्स को कंप्रेस करते हैं, कुछ ऐसे नर्व्स हैं जो इसके बगल से होकर गुजरती है। अब इसके कारण से क्या होता है कि ये सेंट्रल ग्रुप ऑफ नोड्स का इनलार्जमेंट होने के कारण ये जो बगल से गुजरने वाली नर्व्स हैं उनमें कंप्रेशन हो जाता है। अब कंप्रेशन होने के कारण नर्व्स में अगर कंप्रेशन हो जाता है तो वो सेंसेशन लॉस कर सकता है, तो इसके कारण से पेन हम लोग फील कर सकते हैं। ओके, तो हमने सारे एक्सिला के बारे में जितने भी क्लिनिकल पार्ट्स थे हमने कवर किया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप कोई नॉलेज अच्छे से गेन कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो I will upload somewhat later. Thank you.